नमस्कार। पॉलिटिकल पंचायत की स्पेशल सीरीज किस्सा सियासी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हिंगलाज दान और किस्सा सियासी के आज के एपिसोड में आपको बताएंगे कि कैसे मात्र 38 साल के युवा नेता मोहनलाल सुखाड़िया ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के चहेते जय नारायण व्यास का तख्ता पलट किया, उनको हटा करके खुद मुख्यमंत्री बन गए। मैंने किस्सा सियासी के पिछले 2-3 एपिसोड में जिस तरीके से हीरालाल शास्त्री के दौर की बात की, जयनारायण व्यास का आजादी से पहले के मुख्यमंत्री के कार्यकाल की बात की, आजादी के बाद के मुख्यमंत्री कार्यकाल से जुड़े हुए राजस्थान की सियासत के पहले सबसे बड़े दल बदल जिसमें 22 राजपूत विधायक कांग्रेस में शामिल होते हैं, उस दौर की बातें की। उससे ही आपको स्पष्ट समझ में आ गया होगा कि उस दौर में राजस्थान कांग्रेस में किस तरीके से गुटबाजी चल रही थी, किस गुट में कौन था, किसके खिलाफ था। अगर किस्सा सियासी के पिछले एपिसोड अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो जाकर के एक बार जरूर देखिएगा। इन स्थितियों के बीच में हम बात करेंगे जय नारायण व्यास जब दूसरी बार वापस मुख्यमंत्री बने, उसके बाद में 14 अप्रैल 1954 की मीटिंग से हम एक बात की शुरुआत करेंगे। हालांकि इस मीटिंग का जिक्र मैंने पिछले एपिसोड में भी किया था कि 14 अप्रैल 1954 की एक कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होती है जिसमें जो मंत्री होते हैं वो भी मौजूद होते हैं, मुख्यमंत्री भी मौजूद होते हैं और उसमें सबसे पहला प्रस्ताव यह आता है कि 23 जागीरदार अपनी जागीर सरकार के सामने सरेंडर करने को तैयार है। यह प्रस्ताव आया हुआ था जिसको कैबिनेट ने स्वीकार किया और इस प्रस्ताव के खत्म होते ही, स्वीकार होते ही मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास उठ करके चले जाते हैं। उसके बाद में 2 घंटे तक लगातार वो बैठक चलती है। कैबिनेट के जो मंत्री साथी है, सहयोगी है, वो सारे जयनारायण व्यास की खिलाफत करते हैं, बुराई करते हैं। वो कहते हैं कि वो नियुक्तियां हैं, वो अधिकारियों के ट्रांसफर तबादले हैं, वो अपनी मनमर्जी से किए जा रहे हैं। कहां क्या क्या काम होना डेवलपमेंट से जुड़ा वो सब अपनी मर्जी से हो रहा है। डीआईजी से लेकर के शासन के मुख्य सचिव से लेकर के कोई भी मंत्रियों की बात नहीं सुन रहा। और एक बात और आपको पिछले एपिसोडों से समझ में आएगी कि जयनारायण व्यास को वापस मुख्यमंत्री तो बना दिया गया था, लेकिन कैबिनेट उन्होंने अपनी मर्जी से नहीं बनाई थी। टीकाराम पालीवाल की जो कैबिनेट थी, 7 मंत्री थे, वो सातों के सातों जयनारायण व्यास कैबिनेट में आ गए थे और 8वें उप मुख्यमंत्री के तौर पर टीकाराम पालीवाल को भी ले लिया गया था। इसके बाद में 3 मई 1954 को फिर बैठक होती है कांग्रेस कार्य समिति की और इस बैठक में माणिक्यलाल वर्मा जयनारायण व्यास को काफी समझाने की कोशिश करते हैं कि आप मंत्रियों को पावर दीजिए, मंत्रियों के हिसाब से कीजिए। जो पुरानी रियासतें थी, उनकी जो राजधानियां थी, वहां उद्योग लगा करके कैसे डेवलपमेंट किया जाए, इसको लेकर के प्लान कैसे बनाया जाए, ये मंत्रियों को पावर दिया जाए। अधिकारियों के तबादले और नियुक्तियों में पावर दिया जाए। मुख्य सचिव और डीआईजी जैसे उच्च अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाए कि वो मंत्रियों की बात को भी उतना ही गंभीरता से ले जितना मुख्यमंत्री की बात को ले रहे हैं। जब उन्होंने बहुत ज्यादा इंटरफेयर करने की कोशिश की तो जयनारायण व्यास ने जवाब दिया कि आप शासन के काम में हस्तक्षेप न करें। माणिक्यलाल वर्मा ने समझाने की कोशिश की कि पहले जब हीरालाल शास्त्री जिस दौर में मुख्यमंत्री थे वो भी इसी तरह से सरकार चला रहे थे, वो भी संगठन को तवज्जो नहीं दे रहे थे, तो उनका भी हमने विरोध किया था और अगर आप भी संगठन को तवज्जो नहीं देंगे तो हम आपका भी विरोध करेंगे। दरअसल माणिक्यलाल वर्मा हो या फिर जो दूसरे नेताओं के साथ जयनारायण व्यास के टकराव की कई वजह थी और स्थितियां, अविश्वास, एक दूसरे के बीच में जो खाई है वो इतनी गहरी थी कि राजस्थान विधानसभा में एक बार तो कांग्रेस सरकार विपक्ष से हारते हारते बच गई थी, सिर्फ 1 वोट से। और वो भी किसने बचाया? जोधपुर के शेरगढ़ से एक विधायक थे खेत सिंह राठौड़, जो निर्दलीय चुनाव जीते थे, विपक्ष में थे, लेकिन उन्होंने कांग्रेस को वोट देकर के सरकार को विधानसभा में लाज रखने में मदद दी। हालांकि बाद में वो भी कांग्रेस में शामिल हो गए थे और 70 करीब 60 सालों तक उन्होंने कांग्रेस में राजनीति की और आज भी उनका परिवार जोधपुर के शेरगढ़ में जो कांग्रेस है उसमें पॉलिटिक्स अपनी कर रहा है। इसके अलावा जब राज्यसभा के चुनाव हुए तो कांग्रेस पार्टी के व्हीप के बावजूद 15 एमएलए कांग्रेस पार्टी के खिलाफ वोट करते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के प्रत्याशी को वोट कर देते हैं। इसके अलावा टीकाराम पालीवाल जब नाराज होकर के मंत्रिमंडल से इस्तीफा देते हैं तो जयनारायण व्यास नहीं चाहते हैं कि उनको वापस मंत्रिमंडल में लाया जाए, लेकिन माणिक्यलाल वर्मा प्रयास करके उनको वापस मंत्रिमंडल में लाते हैं। इस बात से भी उनके बीच में खाई बढ़ती है कि जयनारायण व्यास को ऐसा लगता है कि शायद मेरा एक तरफा जो कंट्रोल है उसको कम करने के लिए टीकाराम पालीवाल को माणिक्यलाल वर्मा जानबूझ के वापस लेकर के आए हैं। दूसरा, जो अधिकारियों के स्थानांतरण और महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियों के मामले में जिस तरीके से एक गुट अपनी मर्जी से चाहता था, दूसरा गुट अपनी मर्जी से चाहता था, उसकी वजह से भी हो रहा था। जयनारायण व्यास मंत्रिमंडल का गठन अपनी मर्जी से करना चाहते थे, जबकि उनको तो पूरा मंत्रिमंडल एक तरह से विरासत के रूप में मिला था। यह भी एक आपसी जो दूरियों की वजह थी। एक और जिसका जिक्र मैंने 14 अप्रैल 1954 वाली बैठक में मंत्रियों ने जो शिकायत की उसका मैंने किया था,
जिसमें यह बात आती है कि जोधपुर कांग्रेस की बैठक के दौरान जयनारायण व्यास जिस बैठक में मौजूद थे, उसमें यह प्रस्ताव आता है कि जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर रियासत को अलग करके एक अलग राज्य बनाया जाए। जयनारायण व्यास वहां से यह कहकर के खड़े होते हैं कि आप तो इसकी तैयारी शुरू कीजिए और नक्शा फाइनल करने की तैयारी कीजिए, बाकी काम मुझ पर छोड़ दीजिए। यानी कि लोग, बाकी नेताओं का, जो मेवाड़ और दूसरे जयपुर साइड के नेता थे, इनका विरोध यह था कि जयनारायण व्यास ने उन लोगों का विरोध क्यों नहीं किया, उनको मना क्यों नहीं किया कि हम राजस्थान को तोड़ करके अलग राज्य नहीं बनाएंगे। इस बात से भी नाराजगी बढ़ रही थी और कुछ लोगों को यह लग रहा था कि जयनारायण व्यास चाहते हैं कि चूंकि उनको वो अपने 1952 के मुख्य चुनाव हार गए थे, इसलिए उनकी पॉलिटिकल पावर कमजोर पड़ रही है, लिहाजा वो अलग राज्य बना करके अपनी पॉलिटिक्स को आगे खींचना चाहते हैं। इसके अलावा जागीरदारों को, जो विधायकों को, मैंने आपको पिछले एक एपिसोड में बताया कि कैसे राजपूत विधायक कांग्रेस में एंट्री करते हैं 22 एक साथ, तो जागीरदारों की कांग्रेस में एंट्री से भी कई लोग नाराज होते हैं। इसके अलावा नाराजगी का एक वजह यह भी था कि उदयपुर के अंदर एक बिजली घर बनता है, उस बिजली घर के खिलाफ वहां पर विपक्ष आंदोलन करता है, कम्युनिस्ट लोग आंदोलन करते हैं, लेकिन इस आंदोलन को माणिक्यलाल वर्मा अपने हाथों में ले लेते हैं और वो आंदोलन को लीड करते हैं। इस बात से जयनारायण व्यास नाराज थे कि सरकार के खिलाफ ही, आप ही अपनी ही पार्टी की सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। और जब ये आंदोलन और तमाम चीजें हुई तो जयनारायण व्यास चाहते थे कि माणिक्यलाल वर्मा इस बात के लिए क्षमा याचना करें, लेकिन माणिक्यलाल वर्मा भी क्षमा याचना करने को तैयार नहीं थे और आखिरकार ये नाराजगियां चलती रही। 22 अप्रैल 1954 के दिन कुंभाराम आर्य, माथुरदास माथुर, चौधरी हरलाल सिंह, दामोदर लाल व्यास और कपिल देव अग्रवाल माणिक्यलाल वर्मा से मिलने के लिए जाते हैं और ये कहते हैं कि आप बस आशीर्वाद दे दीजिए, हम जयनारायण व्यास को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाएंगे, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे और मोहनलाल सुखाड़िया, चूंकि उस समय तक मोहनलाल सुखाड़िया काफी अग्रेसिव खिलाफ हो चुके थे जयनारायण व्यास के, उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे। तब माणिक्यलाल वर्मा इस बात से हालांकि उनको सहमति नहीं जताते, वो ये कहते हैं कि इस टाइम अगर हटाया गया तो ये कांग्रेस के भी हित में नहीं होगा, राजस्थान के भी हित में नहीं होगा, और मोहनलाल सुखाड़िया अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो जयनारायण व्यास को यह लगेगा कि उनको हटाने और सुखाड़िया को मुख्यमंत्री बनाने के पीछे मेरा हाथ है, तो आप अभी ये मत कीजिए। और साथ में वो जो लोग जो गए थे उनको ये भी कहा माणिक्यलाल वर्मा ने कि आज तो आप जयनारायण व्यास को हटा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि, मुझे नहीं लगता कि आप बाद में मोहनलाल सुखाड़िया के पीछे खड़े रहेंगे, जरूरत पड़ी तो आप उनको भी लात मार देंगे। बहरहाल तब तक 22 एमएलए कांग्रेस में एंट्री कर चुके थे, राजपूत एमएलए की कांग्रेस में एंट्री को जस्टिफाई करने के लिए जयनारायण व्यास ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को पत्र लिखा और उनके विरोधियों ने भी पत्र लिखा। जयनारायण व्यास ने जस्टिफाई किया तो विरोधियों ने जयनारायण व्यास की खिलाफत करते हुए, इससे कांग्रेस पार्टी को नुकसान बताते हुए कहा। तो फिर नेहरू ने यह कहा, नेहरू अब यहां तक दिल्ली में एक राय बनने लग गई थी कि जयनारायण व्यास को विश्वास मत साबित करना चाहिए विधानसभा के अंदर और कैबिनेट के अंदर जो विपक्ष, जो नाराजगी है, उनके लोगों को लेना चाहिए। 28 जुलाई 1954 को मास्टर आदित्येंद्र के साथ, जो उस वक्त कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके साथ जयनारायण व्यास बैठक कर रहे थे। ये तमाम जो परिस्थितियां बन रही थी इन पर चर्चा के लिए, लेकिन इसी बीच उनके पास में दिल्ली से फोन आता है। फोन कौन करते हैं? राज बहादुर। फोन पर उनको यह कहा जाता है कि रफी अहमद किदवई को ऐसा लगता है कि आपके पास में बहुमत नहीं है, लिहाजा आप मंत्रिमंडल का पुनर्गठन कर लीजिए ताकि आपके साथ जो विपक्ष है, नाराज है, उनके लोगों को मंत्रिमंडल में लड़ने से वो आपके साथ आ जाएंगे। तो जयनारायण व्यास जवाब देते हैं कि अब तो चाहे वो मंत्रिमंडल का पुनर्गठन हो या कुछ भी हो, पहले मैं विश्वास मत साबित करूंगा, उसके बाद ही आगे बात बढ़ेगी। 19 अगस्त 1954 को ये नेता लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिलने दिल्ली जाते हैं, जिसमें जयनारायण व्यास होते हैं, माणिक्यलाल वर्मा होते हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मास्टर आदित्येंद्र होते हैं, टीकाराम पालीवाल होते हैं, मोहनलाल सुखाड़िया होते हैं। जवाहरलाल नेहरू जयनारायण व्यास को यह समझाने की कोशिश करते हैं कि आपको विश्वास मत लाने की जरूरत नहीं है, बस आप कैबिनेट का पुनर्गठन कर लीजिए, जो नाराज लोग हैं उनको मना लीजिए और अपनी सरकार चलाइए। लेकिन जयनारायण व्यास कहते हैं कि मैं कठपुतली बनकर के शासन नहीं चला सकता, इसलिए पहले मैं विश्वास मत साबित करूंगा, उसके बाद में ही आगे की बात होगी। तब नेहरू कहते हैं कि चलिए कोई बात नहीं, आपको काम करने की पूरी छूट है, आप अपने हिसाब से मंत्रिमंडल का गठन कीजिए और अपने विश्वास मत की बात पर आगे बढ़िए। 4 अक्टूबर 1954 के दिन में अखिल भारतीय कांग्रेस के महामंत्री बलवंत राय मेहता जयपुर आते हैं। जयपुर आकर के कांग्रेस के नेताओं को समझाने की कोशिश करते हैं कि आप जो ये खिलाफत कर रहे हैं इसका कोई फायदा नहीं होना है, आप ये मत कीजिए। और यहां तक कि माथुरदास माथुर, जो कि उस समय के विधानसभा के अध्यक्ष थे, नरोत्तम लाल जोशी,
उनके खिलाफ सिग्नेचर अभियान चला रहे थे, उसको भी बेवकूफी बताया। रात के समय सारे नेताओं को बुलाकर समझाने की कोशिश की। तब माणिक्यलाल वर्मा ने जवाब दिया कि अगर किसी के पांवों के नीचे जमीन नहीं है तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम उनको नहीं बचा सकते। यह माणिक्यलाल वर्मा का पहला एक सख्त बयान था, जिससे यह पता चल चुका था कि अब माणिक्यलाल वर्मा भी खुलकर जयनारायण व्यास के खिलाफ आ चुके। इसके बाद में लाल बहादुर शास्त्री भी जयपुर आते हैं, लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव की मांग पर अड़े रहते हैं। जयनारायण व्यास को हटाने पर ये लोग अड़े रहते हैं। आखिर में 6 नवंबर 1954 को विधानसभा के अंदर कांग्रेस विधायक दल की बैठक होती है और उसमें विधानसभा में नेता चुनने के लिए वोटिंग होती है। जयनारायण व्यास को मिलते हैं 51 वोट और मोहनलाल सुखाड़िया को वोट मिलते हैं 59 वोट। मोहनलाल सुखाड़िया इस वोट विभाजन में जीत जाते हैं। ये 8 एमएलए कौन थे ज्यादा, जिन्होंने 51 वोट जो जयनारायण व्यास को मिले और 8 वोट जो ज्यादा मिले थे मोहनलाल सुखाड़िया को, ये वो 8 विधायक थे जो पहले जब टीकाराम पालीवाल को हटा करके जयनारायण व्यास को मुख्यमंत्री बनाया गया और इस बात से नाराज थे जयनारायण व्यास से, उन्होंने वोट इस बार का जयनारायण व्यास से बदला लेने के लिए वोट दिया मोहनलाल सुखाड़िया के पक्ष में। हालांकि ये लोग जब पहले टीकाराम पालीवाल के खुद के पास गए थे और कहा था कि आपको हटा करके जयनारायण व्यास मुख्यमंत्री बने ना, अब वापस अच्छा मौका है, हम बदला लेते, तब ऐसा बताया जाता है कि टीकाराम पालीवाल ने कहा कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, हालांकि मेरा वोट तो जयनारायण व्यास के खिलाफ नहीं जाएगा, बाकी आप लोग अपनी मर्जी से वोट दें। और ये 8 विधायकों ने जयनारायण व्यास के खिलाफ वोट दिया, मोहनलाल सुखाड़िया के पक्ष में दिया और मोहनलाल सुखाड़िया विश्वास मत जीत गए। जयनारायण व्यास को मुख्यमंत्री पद से हटना पड़ा। अगर ये 8 लोग जयनारायण व्यास के खिलाफ वोट नहीं देते तो फिर जयनारायण व्यास मुख्यमंत्री पद से नहीं हटते। और ये जो 8 विधायक थे वो 8 विधायक थे, इसमें से नारायण चतुर्वेदी जयपुर चाकसू, वीरेंद्र सिंह चौहान मलारना चोड़, मुक्तिलाल मोदी बैराठ, वेदपाल त्यागी छबड़ा, दामोदरलाल व्यास मालपुरा, रामरतन टिक्कीवाल टोंक, लल्लूराम बैरवा निवाई और बाबू दलीप सिंह लाडपुरा के विधायक थे। इन 8 एमएलएज ने जो जयनारायण व्यास की बजाय मोहनलाल सुखाड़िया के पक्ष में वोट दिया। लेकिन मोहनलाल सुखाड़िया के मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन उस दिन का जो विधानसभा का नजारा जो कई लोगों ने जिक्र किया है वो बड़ा रोचक था। जयनारायण व्यास को हटाने वाले कौन? मोहनलाल सुखाड़िया, मथुरादास माथुर और जो कुंभाराम आर्य बीकानेर क्षेत्र के बड़े नेता थे, ये तीनों नेता थे। लेकिन जब विधानसभा में विश्वास मत हो जाता है, सारे नेता वहां से उठकर के बाहर निकल जाते हैं। विधानसभा के बाहर भीड़ मोहनलाल सुखाड़िया का स्वागत करने के लिए नारेबाजी कर रही हो, उस दौरान ये तीनों नेता विधानसभा के अंदर बैठे आंसू बहा रहे थे। बाद में हालांकि कुंभाराम आर्य और मथुरादास माथुर मोहनलाल सुखाड़िया को समझाते और कहते हैं कि राजनीति में भावनाओं की कोई जगह नहीं होती है। आप दोनों का सैद्धांतिक विरोध था और उस सैद्धांतिक विरोध के चलते आपने उनको मुख्यमंत्री कुर्सी से हटाया है, अब यहां बैठे रहने से कोई फायदा नहीं था। और बाद में ये तीनों नेता वहां से निकल करके माणिक्यलाल वर्मा के घर जाते हैं, माणिक्यलाल वर्मा को साथ में लेकर के जयनारायण व्यास के घर जाते हैं। वहां मोहनलाल सुखाड़िया जयनारायण व्यास के चरण स्पर्श करते हैं, चरण स्पर्श करके जो हुआ उसके लिए क्षमा याचना करते हैं और कहते हैं ये लड़ाई सिद्धांतों की लड़ाई थी, अब आप और वर्मा जी हमारा मार्गदर्शन कीजिए ताकि हम सरकार चला पाए। और जयनारायण व्यास ने भी बहुत ज्यादा गहराई से अपने मन में इन चीजों को नहीं रखा और जो नफरतें थी मन में वो भुला दी गई। और जयनारायण व्यास भी ऐसे नेता थे जिन्होंने जयपुर के सियासी गलियारों से सत्ता से ज्यादा मोह नहीं रखा। अगले ही दिन उन्होंने मुख्यमंत्री का जो अपना निवास था वो खाली कर दिया। जयपुर के अंदर एक मित्र थे जिनका नाम था केशोराम, जिनके होटल पोलो विक्ट्री, वहां पर चले गए और उसके अगले दिन तांगा पकड़ के रेलवे स्टेशन और वहां से जोधपुर निकल आए। बाद में कई लोगों ने यह कहा कि उनको आपको जिस तरीके से मुख्यमंत्री पद से हटाया गया है इसका आपको विरोध करना चाहिए था। तब जयनारायण व्यास ने जो लाइनें कही वो आज की राजनीति में और आज के समय के लोगों को जरूर सुननी चाहिए, सोचना चाहिए और समझना चाहिए। उन्होंने एक दोहा कहा, मैंने अपने ही हाथों अपनी चिता जलाई, देख देख लपटें मैं हंसता हूं, क्यों रोता है तू भाई। जयनारायण व्यास ने यह भी कहा कि मेरी लड़ाई सिद्धांतों की लड़ाई थी, मैं अपने सिद्धांतों पर और अपने स्वाभिमान पर टिका रहा। मैं पहले मुख्यमंत्री बना, चुनाव हारा, मैं दूसरी बार भी मुख्यमंत्री बना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं आखिर तक अपने स्वाभिमान और सिद्धांतों पर टिका रहा।
मुख्यमंत्री पद गया, इस बात का कोई गम नहीं। और आखिर में वो कहते हैं जयनारायण व्यास जिंदाबाद, मुख्यमंत्री पद मुर्दाबाद। जयनारायण व्यास ये भी कहते हैं कि अगर मुझे इन चीजों का लालच होता तो 1936-37 के अंदर जिस समय फलोदी वाले एक सेठ थे, राय साहब, सेठ राय साहब फलोदी के हवाले से जब बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने मुझे 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद भेजी थी, वो आर्थिक मदद में अगर अपने स्वाभिमान को किनारे रख करके स्वीकार कर लेता तो शायद मेरा अखंड भारत, ये उस समय मैगजीन छपा करती थी, अखबार निकला करता था, तो मेरा अखंड भारत भी बंद नहीं होता और शायद आजादी के बाद वो और बड़ा मीडिया हाउस बनने में कामयाबी हासिल करता। तो मुझे अपने स्वाभिमान और सिद्धांतों की ज्यादा परवाह है बजाय पावर और कुर्सी के। आखिरकार बाद में हालांकि 1956 के अंदर जयनारायण व्यास राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी बने। 1960 में वो राज्यसभा भी गए और 1963 में राज्यसभा सांसद रहते हुए उनका निधन हो गया था। तो ये आज के किस्सा सियासी के एपिसोड में हमने आपको जयनारायण व्यास के तख्ता पलट की कहानी बताई, कैसे मोहनलाल सुखाड़िया जो मात्र उस समय 38 साल के युवा नेता थे, उन्होंने जयनारायण व्यास को हटा करके राजस्थान के सीएम की कुर्सी पर काबिज हुए और अगले 17 सालों तक राजस्थान के मुख्यमंत्री बने रहे। किस्सा सियासी के किसी और एपिसोड में आपके साथ इसी तरह की किसी और रोचक जानकारी के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।